गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 4 में हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है बच्चों। आज हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइबर करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो बच्चों हम कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मतलब जो आयत का क्षेत्र उसकी लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो लंबाई है बच्चों वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे ये होती है लंबाई, ये वाली होती है आयत की, क्या होती है? लंबाई होती है बच्चों। और इसे बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई के साथ साथ इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ये चौड़ाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको यह ध्यान में रखना है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई ये वाली है, चौड़ाई के दुगने से कितना है? एक अधिक है। मान लेते हैं चौड़ाई कितनी हमारी अक्स है, कितनी है? अक्स। अब इस चौड़ाई के दुगने मतलब इसका दुगना, मतलब अक्स का कितना होगा? दुगना। इस अक्स का कितना करना है? दुगना। और इससे भी कितना अधिक है? एक अधिक है। कहने का मतलब हुआ कितना? एक अधिक है। जो चौड़ाई आपकी उससे दुगने से भी कितनी अधिक है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो चौड़ाई है उसका आपने दुगना कर दिया और दुगने में कितना जोड़ दिया? एक। मतलब एक अधिक है, मतलब एक जोड़ दिया आपने। सॉरी बच्चों। तो जो चौड़ाई है उसके दुगने में कितना जोड़ दिया? एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, आपको समझ में आएगा। देखो ये वाली चौड़ाई है, ये वाली लंबाई है। इसने ये बोला जो चौड़ाई है, लंबाई है ना, ये लंबाई, इस चौड़ाई की क्या है? इस चौड़ाई की जो अक्स है इसका दुगने से भी कितना अधिक है? एक अधिक है। तो हमने इसका दुगना कर दिया, उसमें क्या जोड़ दिया? एक जोड़ दिया। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो इसको सब जोड़ने से पहले हमें क्या क्या मान के चलते हैं, फिर जो भी दे रखा उसके हिसाब से करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, माना, याद रखना जिसका भी दुगना दे रखा है, जो चीज जिससे दुगनी है, दुगनी किससे है उसको मानना। जैसे लंबाई चौड़ाई से दुगनी है ना, तो हमें चौड़ाई को पहले मानना। जैसे चौड़ माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, उसके बाद में लंबाई को मानना है। तो क्या करेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है और उसकी लंबाई, लंबाई देखो चौड़ाई के भी कितने दुगने से एक अधिक, तो लंबाई 2x प्लस 1 है, मतलब 2x प्लस 1 है। अब याद रखना जब भी क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो हमेशा मीटर स्क्वायर में होती है। मीटर स्क्वायर याद किसी में होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप ये मत करना मीटर क्यूब। मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब होती है जो भी यूनिट या इकाई, वो हमेशा क्यूब में होती है, न कि इसमें थे स्क्वायर में। तो जैसे आपको लिख दिया सेंटीमीटर और ये मीटर, ये हमेशा भुजा होती है। क्या दे रखी है बच्चों? भुजा दे के रखेगा। तो आपको समझना, जो सेंटीमीटर मीटर में तो याद रखना ये भुजा है। यहां तक हो गया। उसके बाद में हमें कुछ और दे रखा है। इसने क्या दे रखा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। तो ये भी लिख लेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल।
कितना है 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो क्षेत्रफल दे रखा है इसका मतलब मीटर स्क्वायर में आ रहा है, इसकी यूनिट जो यूनिट है वो किस में है, मीटर स्क्वायर में है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है। अब जो भी शुरू करना हो करेंगे, हमें क्या निकालनी, लंबाई चौड़ाई। हमें तो पहले ये पता लगाना है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, याद रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार भूखंड बोलो या आयत बोलो, तो याद रखना उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। जो हमारे बोर्ड है आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड ये किस में है, आयताकार में, इसकी लंबाई और चौड़ाई किस में है, जो व्हाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, ये किस में है, लंबाई और चौड़ाई में, आयत के रूप में है। तो इसी तरह देखो, अब हमें यहां से देखना है जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, ये वाला देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है 528। मतलब यहां से यहां तक तो देखो क्षेत्रफल दे रखा हो कितना 528, बराबर में क्या लंबाई, लंबाई क्या हमारे पास बच्चों, देखो ये हमने मानी लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, और चौड़ाई क्या हमारे पास ये वाली x। तो हो गया क्वेश्चन ही हल। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 528, अंदर करेंगे देखो 2x गुणा x, 1 गुणा x हुआ कि नहीं हुआ, यहां से क्या आएगा 528, देखो 2 तो 2 आएगा, x को x से गुणा करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या होगा x स्क्वायर, और x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा x। तो यहां से क्या निकल के आया है 2x स्क्वायर प्लस x, इस 528 को बराबर के इधर लेकर आएंगे क्या होगा माइनस के 528 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया है, और हम पढ़ भी क्या रहे द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है और हमें क्या बताना है, लंबाई और चौड़ाई का मान बताना है। तो देखो इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको पहले समझा दिया था कि द्विघात समीकरण होता है, इसके टुकड़े कैसे करते हैं। तो देखो इन दोनों को पहले क्या करना है, गुणा करना है, प्लस x, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 दूनी 16, असल के 1 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी 10, तो कितना आ रहा है, कितना आएगा ये, तो बच्चों कितना, एक बार इसको मिटा देते हैं ठीक है। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 528 गुणा 2, तो 8 दूनी 16 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी 10, कितना आया है 1056 आया है। 1056 के टुकड़े करने हमें, और हमें टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, इसके टुकड़े करेंगे तो आएगा 32 33, कितना आएगा 32 गुणा 33, इसके टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा 32 गुणा 33 आएगा। अब देखो इसको जोड़ेंगे तब तो हमें कितना मिलना चाहिए, जोड़ने में तो हमें x मिलना चाहिए, अगर इन दोनों को हम जोड़े तो हमें कितना मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए x मिलना चाहिए। और जब इसका क्या करें, गुणा करें, मतलब इन दोनों को वापस गुणा करें तो हमें कितना मिलना चाहिए 1056 मिलना चाहिए। देखो तो इसको जोड़ने पे कब हमें x मिल सकता है, जब मैं इस माइनस को 32 को मैं माइनस का कर दूं और प्लस का 33 कर दूं तो क्या हमें x मिल जाएगा, मतलब 1 मिल जाएगा, x नहीं बच्चों 1 मिल जाएगा, हमें 1 ही चाहिए, इस x के गुणन में कितना है 1 है, तो हमें कितना चाहिए 1 चाहिए। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस पोस्टर में क्या करेंगे माइनस के 32 प्लस के 33x, आगे इसको लिख देंगे थोड़ा, तो माइनस के 528 बराबर 0 हो गया। अब देखो क्वेश्चन यहां से हल होना शुरू होगा। अब देखो यहां से क्या करेंगे 2x स्क्वायर, देखो इसको अंदर करेंगे, इस x को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा ये माइनस के 32x प्लस के 33x, यहां तक हो गया, माइनस के 528 बराबर 0 ठीक है। अब यहां से लिखेंगे तो 2x स्क्वायर, इस प्लस को देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस के 32x, अब अंदर इसमें भेजेंगे तो ये कितना, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये कितना हो जाएगा
33x। अब यहां से करेंगे तो आगे कितना आएगा, माइनस के 528 बराबर 0। ठीक है, यहां से आ गया। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो देखो यहां से हम कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2x बाहर आएगा, और 2x लेंगे तो यहाँ भी 2x से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2x से, तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा 16 मतलब 16। यहाँ से क्या लेंगे हम 33, यहाँ से 33 लेंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा 16 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों पद क्या है, सेम है, तो यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस 16। अगर ये दोनों कॉमन आ गए तो यहाँ तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ कितना बचेगा प्लस के 33 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, 0 को बराबर रखेंगे, x माइनस 16 बराबर 0, और ये वाला क्या होगा 2x प्लस 33 बराबर 0। ये तो आएगा x बराबर क्या होगा 16 बराबर उधर भेजेंगे, इसको भेजेंगे तो क्या होगा 2x बराबर माइनस के 33, और यहाँ से निकालेंगे x बराबर तो माइनस के 33 बटे, तो बच्चों ये तो मान कभी नहीं होगा। देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। अरे आप ये सोच के देखो माइनस में क्यों नहीं होती, आपकी हाइट क्या माइनस में हो सकती है, ये लिख सकते हो माइनस के 5 फीट हो, माइनस के 4 फीट हो, ये थोड़ी लिख सकते हो। आप तो प्लस में रहोगे, या तो बढ़ोगे घटोगे थोड़ी आप। अब एक बार बढ़ने के बाद किसी व्यक्ति की हाइट घटी है तो घटेगी नहीं, इसका मतलब है कि ये माइनस में नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आई है, यहां से क्वेश्चन को मिटा देते हैं, तो लिखेंगे यहां से हमने क्या माना x, तो लिखेंगे जो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है हमारी 16 मीटर है कि नहीं है 16 मीटर, क्योंकि हमारे पास कितनी है x बराबर 16 आई है। और लिखेंगे लंबाई, लंबाई कितनी है हमारी 2x प्लस 1, तो अब सिर्फ हमें 2 गुणा 16 प्लस 1, 60 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 32 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 33 मीटर। मतलब जो चौड़ाई है वो कितनी है 16 मीटर, और जो हमारी लंबाई है वो क्या 33 मीटर होगी। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। आप चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो इस क्रमागत का मतलब होता है क्रमागत, क्रम, जैसे क्रमागत का मतलब क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। जैसे देख लो, जैसे एक के बाद में एक आया है तो एक के बाद में कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए, 2 के बाद में कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में 5, सभी क्रम के अनुसार है क्या। ऐसे जैसे 27 आएगा तो 27 के बाद में 28 आना चाहिए, सीधा कितना नहीं आना चाहिए 29 मतलब 29 नहीं आना चाहिए, या 27 आना तो 29 नहीं आना चाहिए, 28 ही आना चाहिए, 29 नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो ये तो है नहीं कि आपके बाद में सीधा डायरेक्ट, जैसे आपके माता पिता, आप 3 भाई बहन हो, तो जैसे बड़े आप हो और आपसे छोटे हैं, छोटे वाला है तो सीधा ये तो नहीं डायरेक्ट छोटे वाला पैदा हुआ है और बीच वाला बाद में हुआ है, ये तो है नहीं। क्रम के वाइज तो हुआ है जन्म उनका, सीधा तो डायरेक्ट तो जन्म हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो संख्या है कि वो क्रम के अनुसार आनी चाहिए, बिना क्रम के अनुसार नहीं होनी चाहिए। अगर क्रम के अनुसार नहीं आ रही, इसका मतलब जो हमने माना है जो भी है वो क्वेश्चन क्या है, गलत है बच्चों, सही नहीं है। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक इसने बोला धनात्मक लेना है, तो जैसे हमने पहला पूर्णांक मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक प्रथम एक x है, दूसरा हो गया x प्लस 1। अब आपने कहा कि सर x क्यों माना, क्योंकि x मान के हमने इससे चले, क्योंकि x का मान क्या लिखना है धनात्मक पूर्णांक, जहां क्या है x क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो जहां भी x का मान जैसे हमने 0 रखा, क्या रखा 0, जहां भी हमने 0 प्लस 1 रखा, देखो तो 0 1, देखो 0 के बाद में क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है ना, क्रम के अनुसार आ रहा है। ये तो नहीं कि 0 के बाद में सीधा ही 2 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो भी संख्या मानेंगे वो क्या चलेगी क्रम के अनुसार चलेगी, क्रम के अनुसार नहीं चलिए तो इसका मतलब हमने गलत
लिया है, अर्थात हमने सही नहीं लिया क्वेश्चन को। तो चलो इसको मान के अब स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आएगा कि हमें क्या मानना। आपको प्रथम संख्या तो क्या माननी है, x, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मानना, x + 1 मानना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। ठीक है, मतलब जो ये हो गया ना, कोष्टक के अंदर लिख देते हैं x + 1 है। बच्चों जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वह आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये नहीं है कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा, आप चुपचाप क्लास देख रहे हैं, कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो फिर क्या करना, प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ो बच्चों। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हमारे पास, एक तो x है और एक कौन सा है, x + 1 है। ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इनका गुणनफल का मतलब होता है गुणा। इनका गुणनफल करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 306। कितना मिलता है बच्चों, 306 मिलता है। कितना मिलता है, 306। तो अब इसको करो, इस अक्ष को इस अक्ष से गुणा करेंगे, x गुणा x प्लस इस अक्ष को इस 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणा x बराबर 306। तो बच्चों ऐसा आपको किसी और YouTube पे, किसी भी YouTube पे चैनल पे आप ऐसा नहीं समझाया जाएगा कि x को इस अक्ष से गुणा करो, x को इस 1 से गुणा करो, ऐसे नहीं समझाया जाएगा। x को x से गुणा करते तो होता है x² और x को 1 से करते हैं तो होता है x बराबर 306। x बराबर के 306 को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, x² + x - 306 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब आसानी से हल कर सकते हैं। वो हमें क्या करना बच्चों, इसका टुकड़े करके चलना है। तो देखो अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इसके गुणन में कितना 1 और इसके भी 1 है। तो 306 को क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 306। अब इसका गुणनखंड करना है। हाँ, ये और मैं बता दूं कि आपको गुणनखंड कैसे करना है, किसी को बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो भी देखना। अब ये देखना है इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कौन से होंगे। तो देखो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, इससे समझेंगे तो ध्यान से रखना आपको। हमें तो कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हमें देखो इससे लगाएंगे 2 का भाग लगाएंगे पहले, 2 एका 2, कितना बच गया 1। ये कितना हो गया 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब किसका भाग जाएगा, अब 2 का तो जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा 3 का। तो कितना होगा, चलो 3 पंजो 15, 3 एकम 3। अब किसका जाएगा, अब फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 और फिर कितना हो जाएगा, चलो कितना होगा फिर 3 एकम 3, 2 बचेगा ना, 3 7 21। अब किसका जाएगा 17 का, तो 17 एकम 17। तो देखो बच्चों कैसे आएगा, ये 17 तो अलग करो, इसको करो 3 दिया 9 और 9 दूनी 18। इसका मतलब ऊपर वाला कितना है 18। 17 को 18 से गुणा करते तो कितना आता है 306। गुणा करने पे तो कितना आ रहा है 306 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए हमारा 1 का आना चाहिए। अब आपको आसानी से दिखाई दे रहा है कि सर जोड़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 17 को 18 को गुणा जोड़ेंगे तो 1 थोड़ी आएगा, 1 थोड़ी आएगा बच्चों ये। इसका मतलब अब आ जाएगा क्या 1। मैं इसको क्या कर दूं 17 को माइनस क्या, अब आ गया क्या, किसको करना है आपको 1 प्लस मतलब 18 को मैंने जैसे 17 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ 1 आ गया क्या, और हमें कितना चाहिए 1 चाहिए। आपको इस हिसाब से करना माइनस प्लस कि आपको गुणा कर दे। अब मैंने क्या माना 18 तो प्लस के और माइनस के 17 लिया है, इन दोनों को जैसे मैंने प्लस किया तो कितना है प्लस का 1 आ गया। कैसे, देखो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस होता है और क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब गुणा करेंगे 18 को 17 से गुणा करेंगे, माइनस के 18 माइनस 17 से माइनस के 306 आएंगे क्या, और माइनस को 306 चाहिए हमें। तो हमें ऐसे आपको क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां से लिखेंगे तो क्या आएगा x² 18 - 17
एक्स देखो कांस्टेंट बार इस 1 के स्थान पे रखा हमने, इधर क्या आएगा 306 बराबर 0। तो इधर लिखेंगे, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 18x माइनस 17x 306 बराबर 0। ठीक है, अब इसको बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर ये प्लस का ये प्लस का तो प्लस के 18x, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारा x, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, क्योंकि डबल में x है तो यहाँ तो x बचेगा और यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ 18 बचेगा। यहाँ से देखो अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे कि सर देखो याद रखना आपका एक जोड़ा यह है x प्लस 18 का, दूसरा भी यहाँ किसका आना चाहिए x प्लस 18 का ही आना चाहिए बच्चों। ये तो फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ क्या आएगा सर वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखो माइनस के 17 x है और माइनस के 306। देखो बच्चों सबसे पहले जब भी दो संख्या माइनस के हमें प्लस में चाहिए तो आपको माइनस को उठाना है, माइनस को उठाते ही अंदर वाले ये माइनस है, इसका मतलब यहाँ भी -1 का भाग लगा, यहाँ भी -1 का, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब माइनस बाहर लेते कितना होगा प्लस हो गया। और आपको क्या लेना अब 17 लेते यहाँ से तो क्या 17 का भाग लगा, यहाँ भी 17 का, यहाँ भी 17 का, यहाँ से 17 और इसको काटेंगे कितना आएगा 18, नंबर कटेगा 18। तो इस हिसाब से हमारे पास ये हल होगा। तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 17। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है सेम है, तो इन दोनों को ले लेंगे यहाँ से x प्लस 18, दोनों में से एक को लेना है। अब ये दोनों ही हट गए हैं, जब इनमें से एक को लेते हैं दोनों ही हट गए हैं, तो यहाँ तो बचा x और यहाँ बचा माइनस के 17 बराबर 0। अब इसको क्या रखना है 0 के बराबर रख लेना है। ठीक है, वही बात होगी, यहाँ तो आएगा x बराबर माइनस के 18 और यहाँ आएगा x बराबर 17। अब इसने बोला कि धनात्मक पूर्णांक लेना है, ऋणात्मक दे देगा, इसका मतलब भी x का मान तो नहीं होगा, कौन सा होगा x बराबर 17। तो देखेंगे यहां से लिखेंगे ये x बराबर 17 आ गया, तो यहां से होगा हमारा, तो यहां लिखेंगे तो हमारा प्रथम जो पूर्णांक है, प्रथम पूर्णांक वो तो कितना 17, लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या हमारा x प्लस 1 है ना, तो लिखेंगे 17 प्लस 1 कितना आ गया 18। तो देखो बच्चों पहला पूर्णांक कितना 17, उसके बाद 18 है, क्रम के अनुसार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये तो नहीं है कि 17 के बाद 19 आ रहा है, 17 के बाद 18 ही आ रहा है। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखना आपको, ठीक है। देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। इस क्वेश्चन को समझना, आयु का क्वेश्चन है, आपको आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। आयु वाले जब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो पहले हम वर्तमान लिख के चलते हैं, मान लेते हैं वर्तमान आयु है, पश्चात मतलब वर्तमान के बाद की, ये होगी पश्चात। ठीक है, ये हो गया रोहन और ये होगी उसकी मां, क्या होगी, यहां भी हो गया रोहन और यहां भी उसकी मां। ठीक है, अब इसने बोला रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है का मतलब होती है वर्तमान, क्या होती है, जिसे मान लेते कि रोहन कितना है x वर्ष का, कितना है x वर्ष का है, तो इसकी मां उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26, मतलब उसकी मां कितनी होगी 26 वर्ष बड़ी होगी कि नहीं, x प्लस 26 होगी। अरे आयु में जुड़ता है, आगे चलते तो जुड़ता है, मतलब आगे चलते हैं तो आयु हमारी जुड़ के चलती है और पीछे चलेंगे तो क्या होती है, आयु हमारी घट के चलती है। तो पश्चात मतलब आगे की तरफ चल रहे हैं, इसका मतलब हमारी आयु जुड़ के चल रही है, तो x प्लस 26। अब क्या बोल रहा है 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात। सबसे पहले हमें 3 वर्ष पश्चात क्या निकालनी है, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। अब इसको 3 वर्ष, आज आप 10 साल के, तो 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे x प्लस 10 के, मतलब आज 10 के हो तो 10 वर्ष बाद कितने जो 20 साल की होगी कि नहीं होगी, जुड़ेगी, आगे चलेंगे जुड़ेंगे, पीछे चलेंगे। आयु कभी पीछे थोड़ी चलती है, आयु तो हमेशा आगे की तरफ चलती है, जिसका मतलब x का आते हैं कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष बाद की तो बात कर रहा है, तो इसकी मम्मी कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, तो इसका मतलब x प्लस 3
और ये कितना x प्लस 29 होगी क्या? ये उम्र होगी पश्चात के बाद होगी। तो आपको इस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको मान के कैसे लिखेंगे? तो वो लिखेंगे, पहले आपको क्या करना है, रोहन की क्या होगी x, तो इसकी मान 26 वर्ष है, x प्लस 26, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की कितनी x प्लस 3, तो उसकी माता की कितनी हो जाएगी x प्लस 29। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे हल होगा। अब इसको मान के कैसे लिखना है तो वो देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी मां की उम्र कितनी है? अगर इसकी माना रोहन की उम्र कितनी है, x वर्ष है, तो इसकी मां कितनी वर्ष वाली, 26 वर्ष वाली है, तो इसका मतलब x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, हो गई यहां से। अब हमें क्या निकालना, 3 वर्ष पश्चात की इस गुणनफल को तो बाद में देखना है, लेकिन उससे पहले क्या निकालना है, 3 वर्ष पश्चात की लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, ये लिख के छोड़ देंगे। अब लिखेंगे रोहन की आयु, ये 3 वर्ष पश्चात की बात है, रोहन की वर्तमान अक्सर 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष है कि नहीं। और मां की उम्र आयु, देखिए मां की आयु तो कितनी है, अगर मां अब कितने वर्ष की, x प्लस 26 की है, तो x प्लस 26 प्लस 3 तो कितना होगा, x प्लस 29 वर्ष हो गया क्या? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे देखो प्रश्नानुसार तो क्या बोला है, इनकी 3 वर्ष बाद जो उम्र आई है, आयु आई है, उसका गुणनफल कितना, 360, मतलब x प्लस 3 ये 3 वर्ष बाद की है, x प्लस 29, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना बच्चों हमारे पास 360। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हम तो वैसे ही करते चल रहे हैं। अब देखो अंदर इसको क्या करना है, इस अक्ष को इस अक्ष से पहले करना है, तो अक्ष को अक्ष से करेंगे तो अक्ष गुणा अक्ष, फिर इस अक्ष को इस 29 से करना है तो 29 गुणा x प्लस, अब इस 3 को इस 3 अक्ष से करेंगे तो 3 गुणा x प्लस, अब इस 3 को इस 29 से करेंगे तो क्या होगा, 29 से करो 9 3 27, असल की 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 87 बराबर 360। अब करो इसको, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, ये हो गया 29x, ये हो गया 3x प्लस 87 और इधर हो गया 360। ठीक है, इनको जोड़ दो और इसको इधर ले आओ, 360 x स्क्वायर 29 और प्लस 3 कितना हो गया 32x, इसको उधर लेकर आएंगे तो 87 माइनस 360 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से होगा x स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस के 87 माइनस के तो कितने बचेंगे, माइनस के 273 बराबर 0, घटा के दे दो, जैसे 360 में से घटाएंगे 87, ये जाएगा नहीं, इधर से ऐसे लेंगे तो 10 में से 3 7 के 3, इधर कितना बच गया बच्चों 35, 35 में से कितना जाएगा 8, तो कितना बचेगा 27, तो 273 आ गया ना ऐसे। अब क्या करना है, इसके गुणनफल करना है, तो वही इन दोनों को क्या करना मल्टीप्लाई, इसके गुणन में तो क्या है 1 है, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आएगा 273 और 273 का जो गुणन करेंगे वो कितना आएगा बच्चों, मैंने आपको बहुत समझाया था कि गुणनफल विधि से, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गुणनफल विधि से जोड़े तो कितना आना चाहिए 32 और गुणा करें तो मतलब 32 प्लस 7, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 29 आना चाहिए, 32 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 32, तो ऐसे तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, किसको लेंगे माइनस के साथ, ऐसे तो कर ही सकते हैं 32 प्लस माइनस के साथ, अब कितना आ जाएंगे, सॉरी ये 32 कहां से हुआ, ये तो कितना है 39 है बच्चों, क्या है 39, तो 39 कितना आएगा 32, अब 39 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 तो 273 ही आएगा, 39 को 7 से गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 273 ही आएगा, तो इसका मतलब जो हमारा आया है 32 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये वाला तो रखेंगे, चलो x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 39 माइनस 7 उसके बाद x माइनस 273 बराबर 0, तो अब यहां से क्या आएगा x स्क्वायर प्लस
39x माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो ये प्लस का 39x, ये आएगा प्लस माइनस तो माइनस के 7x माइनस के 273। ठीक है, या तो हो गया। अब क्या करना है, अब दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो ये वाला और ये वाला हो गया। तो ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे। अब देखो एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको हम मिटाते हैं। तो आपने ले लिया होगा, तो चलो आप इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन इस पे आएगा नहीं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो अब क्या है, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है एक्स, तो यहाँ तो बता एक्स प्लस 39। अब देखो मैंने पहले आपको बताया माइनस साइन, दोनों माइनस, तो हमने माइनस ले लिया। अब यहाँ से क्या लेंगे 7, तो अंदर आएगा एक्स प्लस 39। ठीक है, और बराबर में क्या होगा 0। अब देखो यहाँ से तो दोनों सेम है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास एक्स प्लस 39, और यहाँ क्या आ गया, ये दोनों हट गए, तो यहाँ बचा एक्स माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स प्लस 39 बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा हमारा x बराबर माइनस 39। तो आपको पता है माइनस में कभी भी उम्र होती नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ से आएगा x बराबर 7 प्लस, और x हमने किसकी मानी थी, रोहन की, तो क्या लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु कितनी है 7। ठीक है बच्चों, ये हमें रोहन की उम्र बतानी थी, तो वो भी वर्तमान, तो ये हमारे पास वर्तमान आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब समान चाल से तय का मतलब कि 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चले, समान चाल से चल रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो जब भी इस अधिक का नाम आए या कम का नाम आए तो हमेशा अंतर होता है। क्या होता है बच्चों, अंतर। अंतर का मतलब होता है बाकी, घटाव। क्या होता है, घटाव होता है, बाकी होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखो ये कह रहे यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कम कब होती, जब उसकी चाल होगी तभी तो कम होगी। मान लो पहले उसकी चाल क्या थी, x थी, या मान लो 1 थी या 10 थी। मान लेते पहले उसकी चाल 10 थी, तभी तो उसकी चाल कम होगी। उसकी चाल पहले होगी तभी तो कम होगी। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए है और आपने 5 रुपए खर्च कर दी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 10 रुपए तभी तो आपने 5 रुपए खर्च किए। आपके पास अगर 10 रुपए होते नहीं तो क्या आप खर्च कर पाते, क्या नहीं कर पाते। इसका मतलब है इसकी जो चाल है वो पहले कुछ थी तभी तो क्या होगी, कम होगी। और कम होने के बाद जो दूरी को तय करना है उसको 3 घंटे अधिक लेती है। चाल कम हुई पहले, मतलब चाल पहले तो अधिक थी, अब कम होगी 8 किलोमीटर तक, तो उसको 3 घंटे अधिक लग रहे हैं उसी दूरी को तय करने में। उसी दूरी को तय करने में क्या लग रहे हैं, अधिक। जैसे मान लेते हैं तो पहले चाल थी वो x थी, कितनी थी, x थी। अब जो चाल है वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर। ये पहले थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब क्या बोल रहा है कि 8 किलोमीटर कम होगी, अर्थात x माइनस 8 किलोमीटर होगी। क्या हुई कि नहीं हुई। तब क्या लग रहा है उसको बच्चों, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो बाकी है घटाव होगा 3 घंटे, तभी तो कम लगेंगे। कम का मतलब इन दोनों का अंतर करेंगे तभी तो हमें क्या आएगा, 3 घंटे के बराबर आएगा, मतलब समय के बराबर आएगा। तो कैसे करना है, चलो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो आपको अच्छे से समझाते हैं आगे कैसे करेंगे। तो माना, क्या करेंगे, माना पहले रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 8 कम होगी ना 8, तो कितनी होगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। फिर होगा प्रश्न अनुसार। ठीक है, हमें पता है समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल होता है। यहाँ तक भी किसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो पहली शर्त में क्या बोल रहा है, पहली शर्त में क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो चाल को वो समान क्या है, x किलोमीटर है, इसी से तय करी है। मतलब जो हमारे पास दूरी है वो कितनी है, 480 किलोमीटर है, और चाल कितनी है हमारी x। पहली शर्त में तो यही हो रहा है। तो दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त में भी हमारे पास दूरी तो यही है, लेकिन चाल क्या हो जाती है बच्चों हमारी x माइनस 8 हो जाती है। क्या हो जाती है, x माइनस 8। अब जो समय है, समय उसका अंतर कितना है हमारा, ये भी समय के बराबर है और ये भी समय के बराबर है, इनका अंतर कितना है, 3 घंटे। मतलब क्या होगा, अब जो हमारा समीकरण आएगा मतलब बोल रहा है कि 480 x माइनस 8 माइनस 480 x बराबर कितना आ रहा है, 3। अंतर का मतलब अधिक कम या अधिक बोलेगा तो क्या करना है, दोनों का अंतर। हमारे पास दो समय आगे हैं, ये भी समय है और ये भी समय है, तो हमें समय का अंतर कितना है हमारे पास, 3 घंटे। तो हमने इन दोनों का अंतर कर दिया है और हमारे पास क्या आ गया, 3 घंटे। ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि अब इस बोर्ड पे आगे क्वेश्चन आएगा नहीं, तो हम इसको मिटाएंगे। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमें समीकरण आ गया, उसके बाद हम मिटा देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्योंकि आप एक बार पीछे रिवाइज करके देख लेंगे तो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, आप पढ़ सकते हैं वहां से। तो चलो अब देखो हमारे पास क्या है समीकरण, 480 x माइनस 8 माइनस 480 x बराबर 3। ठीक है, अब देखो इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है बच्चों, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे देखो ये x माइनस 8 है, ये भी x है, तो इस दोनों कैसे कैसे उतारेंगे, x माइनस, एलसीएम का मतलब होता है इसका इसके अंदर भाग लगाएंगे, तो देखो x माइनस 8 इसका भाग लगाएंगे तो x माइनस 8 है नीचे, ये दोनों सेम है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कितना बच गया x, और x को ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना। तो ये होगा 480 x, माइनस करने से तो माइनस का निशान लगाओ। अब की बार क्या करना है, अब की बार हमें भाग लगाना है इसके अंदर x से माइनस किसका लगाना, इस x का, x का लगाएंगे तो इस x से x कैंसिल, और क्या बच गया, x माइनस 8। तो यहां से लिखेंगे, पोस्टर लगाएंगे x माइनस 8 और यहाँ क्या है 480, पोस्टर बंद हो गया, बराबर में 3/1। अंदर गुणा कर लो, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया 480 x, अंदर करेंगे 480 की, ये पहले माइनस का निशान करेंगे, 480 x 8 से गुणा करेंगे इसको, तो क्या होगा 0 अंटे 64 असल की 6 और 832 कितना हो गया, 832 और 6 कितना हो गया 38। ठीक है, बराबर 3/1। अंदर माइनस की करेंगे तो क्या होगा 480 x, अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस की 480 x प्लस के 3840, इसके नीचे सॉरी ये तो याद रखा है आपने, x माइनस 8 भी तो है, और यहाँ इसके नीचे क्या है x माइनस 8 बराबर 3/1। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ से बचा कितना 3840 बटे x माइनस 8, इधर बचा 3/1, क्योंकि ये एक तो जाएगा इसके पास, ये इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 3840 बराबर इधर आएगा 3, तो उसमें x माइनस 8 ये हो गया। अब इधर लिखेंगे तो क्या आएगा, ये तो हो गया 3840 बराबर, अंदर इसकी पहले x से गुणा कर लेते हैं 3x² माइनस ये 8x, इस 3 की करेंगे तो इधर या इधर देखो, इधर देखो ये होगा 3x² माइनस की 24x बराबर 3840, इसको इधर ले आओ तो क्या होगा 3x² 24x माइनस के 3840। देखो इसमें 3 का भाग पूरे समीकरण में जा रहा है, तो लगाएंगे x² माइनस 8x, इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 3 24, कितना हो गया 2 बचेगा ना, तो 8 3 24
0, 1280 हो गया। अब 1280 हो गया तो फिर वही करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणनफल। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणनफल आएगा, तो 1280 है, इसका गुणनफल क्या आएगा बच्चों हमारे पास 32 40, करके देख लो, 0 0 8 और 4 12, 0 8 12 तो कितना आएगा 1280। इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, हमें पास क्या आएगा माइनस के 8 चाहिए हमें, तो इसका मतलब है एक तो हमें प्लस रखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस माइनस के या तो प्लस के माइनस के 40 और कितना आएगा प्लस में कितना हमारा माइनस के 40 है, दूसरा क्या ले रहे हैं हम प्लस के 32 कोष्टक के 12 आएगा माइनस के 1280 बराबर 0। अंदर करो तो x स्क्वायर माइनस माइनस के 40x, ठीक है, प्लस के 32x बराबर माइनस के 1280 बराबर 0। अंदर जाएगा तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस के 40x माइनस के 32x, ठीक है, माइनस के 1280 बराबर 0। यहाँ से 2 लेंगे, दोनों में से तो क्या आएगा, यहाँ तो आएगा x, तो x प्लस 40, तो यहाँ से देखो क्या आएगा माइनस के 32, तो सेम आएगा ऐसा कैसा x प्लस 40 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास x प्लस तो 40 और यहाँ क्या, ये दोनों तो सेम घट गई, तो x माइनस के 32 बराबर 0। तो यहाँ से रखेंगे तो x प्लस के 40 बराबर 0 और ये आएगा x माइनस के 32 बराबर 0। तो ये तो आएगा x बराबर माइनस के 40, 4 कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो ये आएगा x बराबर 32। तो क्या आएगा x बराबर 32, x बराबर 32 आ गया, तो हमारे क्या आ गया है, तो क्या लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हमारे पास 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई हमारे पास 32 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें ये पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो रेलगाड़ी की चाल जो पहले वाली वही तो पूछी है, ये तो नहीं पूछी कि अगली वाली जो आपको नाम दे दिया इसका मतलब आपको पहले वाली बतानी है, तो कितनी आएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर दूसरी वाली पूछेगा तो 32 में 4 बैठा देंगे तो वो दूसरी वाली आ जाएगी। तो आपको सभी को यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बच्चों आज हमारी 4 की प्रश्नावली 4.1 पूरी हो गई है। तो आपको अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करना है और आपको इसको 1 या 2 बार अच्छे से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए मैथ अड्डा 16 के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।